करेंगे 10th क्लास का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। यानी इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं, सभी पार्टों में अलग अलग सिचुएशन दी हुई है। हमें उन सिचुएशन को सॉल्व करके बताना है कि कौन सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है और कौन सा नहीं है, अगर है तो क्यों। तो सबसे पहले करेंगे हम इसका फर्स्ट पार्ट है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज़ फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। यानी कोई टैक्सी है जो पहले किलोमीटर का किराया 15 रुपये लेती है और उसके अतिरिक्त जो चलती है तो प्रत्येक किलोमीटर का किराया 8 रुपये लेती है। तो हमें बताना है ये एपी में है या नहीं है। हम लिखेंगे फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, यानी पहले किलोमीटर का किराया है 15 रुपये है। 2 किलोमीटर का कितना किराया होगा? 2 किलोमीटर का किराया हो जाएगा, पहले किलोमीटर का लगेगा 15 रुपये प्लस जो 1 किलोमीटर बचेगा उसके लगेंगे 8 रुपये, यानी ये हो जाएंगे 15 + 8, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 23। अब निकालेंगे 3 किलोमीटर का, यानी कि 3 किलोमीटर का किराया कितना होगा? पहले किलोमीटर का लगेगा 15 रुपये और बाकी जो 2 किलोमीटर बचे उनमें लगेगा 8 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से, यानी 8 × 2, ये हो जाएगा 8 × 2 = 16 + 15 यानी कि 31। अब निकालेंगे हम 4 किलोमीटर, यानी कि 4 किलोमीटर का किराया। पहले किलोमीटर का लगेगा 15 रुपये प्लस बाकी जो 3 किलोमीटर बचे उनका लगेगा 8 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से, यानी कि 8 × 3, ये हो जाएगा 8 × 3 = 24, 24 + 50 ये हो जाएगा, दोनों को ऐड करने पे 39। यानी कि 1 किलोमीटर का किराया है 15 रुपये और 2 किलोमीटर का किराया है 23 रुपये और 3 किलोमीटर का किराया है 31 और 4 किलोमीटर का किराया है 39। आगे भी हम और निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे एपी में है या नहीं, तो उसके लिए हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, यानी डी = होता है A2 - A1। A2 है 23 और A1 है 15। 23 में से 15 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 8। दूसरी बार फिर डी की वैल्यू निकालेंगे, यानी A3 - A2। A3 है 31 और A2 है 23, तो 31 में से 23 माइनस करेंगे तो यहाँ फिर आ जाएगा ये 8। अब एक बार फिर निकालेंगे डी की वैल्यू, यानी डी = A4 - A3। तो A4 है 39 माइनस A3 है 31, यानी 39 में से 31 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 8। हम देखेंगे कि जो कॉमन डिफरेंस है, यानी डी की वैल्यू है इक्वल है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है और यहाँ भी 8 है। इसका मतलब है कि ये एपी में है। हम आंसर लिख देंगे डिफरेंस इज सेम, डिफरेंस सेम है, देयरफॉर इट इज एन एपी, इसलिए यह एपी में है। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। यानी कोई एक सिलेंडर है, उसमें कुछ हवा है, उसमें कोई पंप लगा हुआ है जो शेष हवा का 1/4 भाग हर बार बाहर निकाल देता है। तो हमें बताना है कि ये एपी में है या नहीं है। तो हम लिखेंगे लेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर = x, यानी कि हमने मान लिया कि सिलेंडर में जो हवा है वो x है, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी उसकी x, ये हो जाएगी उसकी फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म के लिए जो पंप लगा हुआ है वो हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, तो उसमें हवा है x का 1/4 निकालता है, यानी -x × 1/4, यानी x का 1/4 बाहर निकाल देता है। तो x में से हम x का 1/4 माइनस कर देंगे, इसे सॉल्व करेंगे, यानी x माइनस ये हो जाएगा x बन जाए x/4। इसके नीचे 1 मानेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे तो होगा 4, यानी 1 का डिवाइड 4 में तो 4 टाइम्स ऊपर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4 का डिवाइड 4 में 1 टाइम्स
1 का ऊपर मल्टीप्लाई तो x, 4x में से x माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3x/4, यानी इसकी जो सेकंड टर्म आ जाएगी वो होगी 3x/4। अब निकालें हम थर्ड टर्म। अब आगे के लिए उसमें इतनी हवा है, इसका 1/4 भाग बाहर निकाल देता है पंप, तो हम लिखेंगे 3x/4 माइनस 3x/4 का 1/4, यानी 3x/4 का 1/4 बाहर निकाल देता है, तो इसे हम माइनस कर देंगे। इसे सॉल्व करें, यानी 3x/4 माइनस, ये हो जाएगा 3 × 1 = 3, x/4 4 जा 16, 4 और 16 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 16। 4 का डिवाइड 16 में, तो 4 टाइम्स 4 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 3 = 12, यानी कि 12x माइनस 16 × 1 = 16, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 3x, यानी 12x में से 3x माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 9x/16, यानी इसकी जो थर्ड टर्म है वो हो जाएगी 9/16। यहाँ लिख देंगे हम 9/16। अब हमें फोर्थ टर्म निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसी से पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। अब हमें AP पता करने के लिए D की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी कॉमन डिफरेंस। तो D = A2 में से A1 माइनस करेंगे, A2 है 3x/4 माइनस हो जाएगा x, इसके नीचे 1 मानेंगे, 4 और 1 का हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 4, यानी 4 का डिवाइड 4 में 1 टाइम्स 1 का ऊपर मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 3x, माइनस 1 का डिवाइड 4 में तो 4 टाइम्स 4 का ऊपर मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 4x, यानी 3x प्लस के हैं 4x माइनस के हैं, तो यहाँ बचेंगे माइनस के x/4, यानी D की वैल्यू आएगी हमारी -x/4, ये हो जाएगी D की वैल्यू। अब दूसरी बार में हम D की वैल्यू फिर निकालेंगे, A3 में से A2 माइनस करेंगे, यानी D = A3 है हमारे पास 9x/16, यानी कि 9x/16 माइनस A2 है 3x/4, यानी कि 3x/4। इसे सॉल्व करेंगे तो 16 और 4 का एलसीएम लेंगे, हो जाएगा 16। 16 का डिवाइड 16 में 1 टाइम्स ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9x, माइनस 4 का डिवाइड 16 में करेंगे तो 4 टाइम्स 4 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 3 = 12x। अब हमारे पास है 9x प्लस में है और 12x है माइनस में, तो यहाँ बचेंगे माइनस के 3x/16, ये हो जाएगी D की वैल्यू। यानी पहली बार में D की वैल्यू आई थी -x/4 और दूसरी बार में D की वैल्यू आई -3x/16, यानी D की वैल्यू दोनों बार अलग अलग है। इसका मतलब है इसका कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है। हम लिख देंगे D ≠ D, दोनों D की वैल्यू इक्वल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा इट इज़ नॉट एन AP, यानी ये AP में नहीं है। ये हो जाएगा सेकंड पार्ट का आंसर। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost of 150 rupees for the first meter and rises by 50 rupees for each subsequent meter। यानी कोई कुआं खोदा जाता है, तो जब 1 मीटर कुआं खोदा जाता है तो 150 रुपीज़ लगते हैं, तो जैसे जैसे मीटर बढ़ते हैं तो प्रत्येक मीटर पर 50 रुपीज़ बढ़ते जाते हैं, यानी 1 मीटर पर 50 रुपये बढ़ जाते हैं। यानी पहले मीटर कुआं खोदा जाएगा तो 150 रुपये लगेंगे और 2 मीटर कुआं खोदा जाएगा तो 150 + 50, ऐसे हर मीटर पर 50 रुपये बढ़ते जाते हैं। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर, यानी 1 मीटर कुआं खोदा जाता है तब लगते हैं 150 रुपये, यानी कि 150। 2 मीटर के लिए जब 2 मीटर कुआं खोदा जाएगा तो हो जाएंगे 1 मीटर पर लगेंगे 150 रुपये और जो 1 मीटर बचा उस पर लगेंगे 50 रुपीज़, यानी ये हो जाएंगे 150 + 50, यानी कि 200। अब 3 मीटर के लिए कॉस्ट ऑफ डिगिंग 3 मीटर, यानी 3 मीटर के लिए कितने लगेंगे, पहले मीटर के लिए लगेंगे 150 रुपये प्लस
बाकी जो 2 मीटर बचा उसमें लगेंगे 50 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से, यानी कि 50 मल्टीप्लाई 2, ये हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 2 100, 100 प्लस 150, ये हो जाएगा 250। अब निकालें हम 4 मीटर के लिए, यानी 4 मीटर के लिए, तो पहले मीटर के लिए लगेगा 150 रुपये प्लस बाकी जो 3 मीटर बचा उन पर लगेगा 50 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से, यानी 50 मल्टीप्लाई 3, ये हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 150 और ये 150, दोनों को ऐड करेंगे ये हो जाएगा 300, यानी 1 मीटर का खर्चा है 150 और 2 मीटर का खर्चा है 200, 3 मीटर का यानी 3 मीटर का खर्चा है 250 और 4 मीटर का खर्चा है 300। आगे हम और भी निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे ये एपी में है या नहीं, तो उसके लिए हमें डी फाइंड करेंगे, यानी कॉमन डिफरेंस। तो डी इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 है हमारे पास 200 और A1 है 150, 200 में से 150 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 50। दूसरी बार डी की वैल्यू निकालेंगे तो हम लिखेंगे A3 माइनस A2, यानी A3 है 250 माइनस A2 है 200, 250 में से 200 माइनस करेंगे तो ये भी आ जाएगा 50। अब हम निकालेंगे तीसरी बार फिर डी निकालेंगे, यानी डी इक्वल टू A4 माइनस A3, तो A4 है हमारे पास 300 और A3 है 250, यानी 300 में से 250 माइनस करेंगे तो ये भी आ जाएगा 50, यानी डी की वैल्यू है हर बार इक्वल है, यहाँ भी 50, यहाँ भी 50 और यहाँ भी 50। इसका मतलब है कॉमन डिफरेंस इक्वल है। अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल है तो ये एपी में होगी। हमारा आंसर हो जाएगा डिफरेंस इज सेम, यानी कि डिफरेंस सेम है, देयरफॉर इट इज़ एन एपी, अतः यह एपी में है। ये हो जाएगा हमारा थर्ड पार्ट का आंसर। अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट, जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट भाग है। क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 रुपीज इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम, यानी किसी अकाउंट में 10,000 रुपीज़ 8% की वार्षिक ब्याज पर डिपॉजिट किए जाते हैं, तो प्रत्येक वर्ष का अमाउंट हमें निकालना है। हम लिखेंगे अमाउंट इक्वल टू 10,000, यानी कि अमाउंट है, स्टार्टिंग में जो अमाउंट है वो 10,000 है। अब निकालेंगे हम अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, यानी कि 1 साल के बाद अमाउंट कितना होगा। 10,000 तो ये था ही स्टार्टिंग में, 10,000 पर 8% ब्याज लग जाता है, यानी 10,000 का 8% इसमें ऐड हो जाएगा, तो हम निकालेंगे यहाँ 10,000 का 8%, यानी कि 10,000 मल्टीप्लाई 8%। इसे हम लिख सकते हैं 10,000 मल्टीप्लाई 8/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यानी 100 मल्टीप्लाई 8, 100 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 800, तो यहाँ हम ऐड कर देंगे 800, यानी 1 साल के बाद अमाउंट हो जाएगा 10,000 प्लस 800, यानी कि 10,800, ये हो जाएगा 1 साल के बाद अमाउंट। अब निकालेंगे हम अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, यानी 2 साल के बाद अमाउंट कितना होगा। तो 1 साल के बाद था 10,800 प्लस 10,800 का 8% इसमें ऐड हो जाएगा, तो 10,800 का 8% निकाल लेंगे। 10,800 मल्टीप्लाई 8/100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यानी 108 मल्टीप्लाई 8, इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 जा 64, यानी कि 64 और 8 1 जा 8, ये हो जाएगा 864। इसे हम यहाँ कर देंगे ऐड, यानी कि 864 इक्वल टू हो जाएगा 11,664। अब इसे हम लिखें, यानी फर्स्ट स्टार्टिंग में अमाउंट था 10,000 और 1 साल के बाद अमाउंट हो गया 10,800 और 2 साल के बाद अमाउंट हो गया 11,600 एंड 11,664।
अब हम पता करेंगे ये एपी में है या नहीं, तो उसके लिए हम डी निकालेंगे यानी कॉमन डिफरेंस। तो डी इक्वल टू A2 में से A1 माइनस करेंगे यानी कि 10,800 माइनस 10,000 इक्वल टू आ जाएगा 800, यानी डी की वैल्यू आ जाएगी 800। दूसरी बार डी की वैल्यू निकालेंगे यानी कि A3 माइनस A2, तो A3 है 11,664 माइनस कर देंगे 10,800, माइनस करेंगे 11,664 में से 10,800 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा ये 864, यानी एक बार d की वैल्यू आई 800 और दूसरी बार में d की वैल्यू आई 864, जो कि दोनों ही अलग अलग है, यानी कि d इक्वल नहीं है। तो हम लिखेंगे d इज नॉट इक्वल टू d, यानी d की वैल्यू इक्वल नहीं है, यानी कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है तो ये AP में नहीं है, तो हम लिख देंगे, इसका मतलब हो जाएगा इट इज़ नॉट एन AP, यानी ये AP में नहीं है। ये हो जाएगा फोर्थ पार्ट का आंसर, यानी इसके सभी पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।